हेलो दोस्तों, वन टाइम अगेन अंकित चौधरी इन फ्रंट ऑफ यू। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 9th बुक का नाम गणित मंजरी का एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज 4। मतलब एंड ऑफ एक्सरसाइज के 1 से लेके 5 तक की वीडियो मैंने पहले ही डाल दी थी पार्ट 1 के नाम से। ये हमारा पार्ट 2 है जिसमें हम करने वाले हैं 6 to 13 क्वेश्चन। मतलब इस पार्ट में हम पूरे के पूरे एक्सरसाइज को खत्म करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास, और अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसका लिंक देख सकते हैं, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाकर भी डायरेक्ट उसका लिंक देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें ये कहता है निम्नलिखित घन इकाई। तो घन दे रखा है, याद रखना घन का मतलब क्या होता है बताता हूं मैं आपको। इकाइयों में दिए गए आयताकार घनों के आयतन के लिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के संभावित व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो व्यंजक का मतलब होता है एक्स वाई जेड में आंसर निकालना है। ठीक है, संभावित का मतलब होता है कि संभावित आपको बताना है कि कौन सा लंबाई है, कौन चौड़ाई है, कौन ऊंचाई है। हमें श्योर नहीं पता होगा कि लंबाई चौड़ाई क्या है। 3 आंसर निकालने, एक लंबाई होगा, एक चौड़ाई होगा और एक ऊंचाई होगा। ठीक है, सबसे पहले आप समझो, अगर मेरे पास, मान लेते हैं मेरे पास घन का आयतन है, घन का आयतन, और घन का आयतन मेरे पास 3 है। अब घन का आयतन जो होता है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। याद रखो, घन का आयतन क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। तो इसका मतलब इस 30 में लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है। इस 30 के अगर मैं टुकड़े करूंगा तो 2 गुना में 3 गुना में 5 आएगा, 2 गुना में 3 गुना में 5 आएगा, 2 3 6 6 5 30। तो इसके अंदर से एक लंबाई होगी, एक चौड़ाई होगी और एक ऊंचाई होगी। ठीक है, याद रखना, अगर मेरे पास 30 होता तो मैं उसको 3 टुकड़े करता, लेकिन मेरे पास तो ये है, इसके मुझे 3 फैक्टर बनाने पड़ेंगे जिसमें से एक लंबाई होगी, एक चौड़ाई होगी और एक ऊंचाई होगी। इसके भी 3 फैक्टर बनाने पड़ेंगे। तो आइए देखते हैं हम कैसे बनाएंगे। ये अक्की बाबा कॉन्सेप्ट है, ये दिमाग में रह गया तो ये अपने आप ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट है मेरे पास 6a² माइनस का 24b²। फैक्टर करने के लिए हमें पुराने तरीके ही अपनाने हैं। सबसे पहले तो मुझे इसमें दिख रहा है 6 कॉमन है, 6 कॉमन ले लिया मैंने। a² माइनस में 6 चौक 24, b² हो गया। अब इसको अगर देखें, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं a² माइनस 2b², तो ये एक फॉर्मूला बन रहा है बच्चे। कौन सा? ये वाला a² माइनस b² जो होता है वो एक बार प्लस में होता है और एक बार माइनस में होता है। ठीक है, तो ये दो भागों में टूट जाएंगे। तो इसको भी हम तोड़ लेते हैं 2 भागों में, एक बार प्लस में लिख देंगे और एक बार माइनस में लिख देंगे। ठीक है, तो यहां पर वो 3 फैक्टर हो गए। एक फैक्टर है 6, एक फैक्टर है a प्लस 2b और एक फैक्टर है a माइनस 2b। 3 हो गए। इसमें से संभावित विमाएं, विमाएं मतलब होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तीनों ही होती हैं। अगर तीनों को एक साथ बोलना हो तो हम बोलते हैं विमाएं। तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, संभावित विमाएं बतानी है। अब इस तो एक हो जाएगा हमारा 6, दूसरा हो जाएगा हमारा a प्लस में 2b और तीसरा हो जाएगा a माइनस में 2b। ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ही हमारे पास आ चुके हैं। अब हम करेंगे नेक्स्ट, और नेक्स्ट में देखेंगे कुछ उसके भी हमें फैक्टर करने हैं। फैक्टर करने के लिए हमें पुराना तरीका अपनाना पड़ेगा फिर से। यहां पर हमारे पास 3ps² माइनस 15ps प्लस 12p। सबसे पहले तो मुझे 3 कॉमन मिल रहा है। जैसे यहाँ पे मुझे 6 कॉमन मिला तो एक विमाएं 6 बन गई थी, लंबाई हो सकती है। ठीक है, तो एक मिल गई थी। इसमें मुझे 3 कॉमन मिल रहा है, पहले 3 कॉमन ले लो। और देखा जाए तो 3p कॉमन मिल रहा है, p भी सब में है। तो 3p को मैं बाहर निकाल लूंगा, अंदर बच जाएगा s², 3 पंजे 15, p बाहर आ गया, बच गया s प्लस 3 चौक 12, p बाहर आ चुका है तो यहाँ p नहीं बचेगा। अब इसके करने हैं मुझे फैक्टर। इसके फैक्टर करने के लिए देखो यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है ये वाला, a माइनस b का होल स्क्वायर, a² माइनस 2ab प्लस b²। सवाल देखते ही समझ में आ जाना चाहिए फॉर्मूला कौन सा यूज हो रहा है। वो कब आएगा? आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके समझ में आएगा। मतलब सभी क्वेश्चनों को जो भी पीछे आपने किए हैं उन सभी क्वेश्चनों को आप 2 बार या 3 बार प्रैक्टिस कर लो, सारे सवाल आपको समझ में आ जाएंगे कि कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है। 3p को साइड में रख के इसको फैक्टर करेंगे। ये हमारा a है,
ये बी है, ये सी है, तो ए हमारा 1 है। एक को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4, 4 के टुकड़े करने और बीच में लाना है 5, तो 4 एकम 4 होता है। माइनस का चाहिए तो दोनों को माइनस का कर दूंगा मैं, तो ये फैक्टर हो जाएगा मेरा 3p, फिर s स्क्वायर, बीच में आ जाएगा मेरे पास 4, साथ में s, माइनस में 1s प्लस में 4, ठीक है 3p। यहाँ पर दोनों में मुझे कॉमन मिल रहा है s माइनस में 4, यहाँ से कॉमन मिल रहा है मुझे 1s है, ये s है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे कॉमन मिल जाएगा माइनस का 1, अंदर बच जाएगा s, और जब बाहर माइनस का कॉमन आता है तो ये साइन बदल जाता है 3p, सेकंड हो जाएगा मेरे s माइनस में 4, थर्ड हो जाएगा मेरे पास s माइनस में 1। तो ये मेरी हो जाएंगी विमाएं। यहाँ पर लिख देता हूं संभावित विमाएं। अब संभावित विमाएं आपको समझ में आ चुकी होंगी क्या होती है। तो ये 3 हो गए मेरे पास, पहला हो जाएगा 3p, दूसरा हो जाएगा मेरा s माइनस में 4, और तीसरा हो जाएगा मेरा s माइनस में 1, ठीक है 3p s माइनस में 1। तो 3 विमाएं हमने निकालनी है जो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई को दर्शाती है, ठीक है। तो इस तरीके से फैक्टर करके हमें 3 बताने हैं। जब आयतन आएगा तो 3 बताने होते हैं, और पार्ट 1 में आपने देखा होगा वहां पर क्षेत्रफल बताना था, तो वहां पर हमें 2 ही बताने होते हैं, लंबाई और चौड़ाई। अब करेंगे हम नेक्स्ट कहता है गांव के एक खेल मैदान 40 मीटर भुजा वाले वर्ग आकार का है। तो 40 मीटर का एक वर्ग है हमारे पास। सबसे पहले तो साथ साथ हम चित्र बनाते रहते हैं, ठीक है। ये मान लेते हैं कि हमारा 40 मीटर का है। लोगों के चलने के लिए मैदान के चारों ओर s मीटर चौड़ा एक रास्ता है। तो ये हमारा 40 का है, वर्ग है, तो ये भी 40 होगा, ये भी 40 होगा, और ये भी 40 होगा। अब एक रास्ता बना हुआ है, रास्ता कुछ ऐसा होगा, मान लो ये रास्ता है हमारा, ठीक है। तो यहां पर एक रास्ता बना हुआ है कुछ ऐसे, ठीक है। मैं बॉक्स बना के समझा देता हूं आपको। चारों ओर ये रास्ता बना हुआ है, और रास्ता जो है वो s मीटर का है। मतलब ये जो है s है, ये भी s है, ये भी s है, और ये भी s है, s मीटर है। अब s बोला है उसने, तो सोचो अंदर वाली भुजा 4 है, तो बाहर वाली भुजा कितनी हो जाएगी? बाहर वाली हो जाएगी हमारी 40, तो बीच वाली, अब यहां से तो काट दूंगा तो ये s होगा क्योंकि ये पूरा s है, यहां से इसका ये भी s होगा, तो 40 प्लस में 2s हो जाएगा, ठीक है। सेम यहाँ पर भी ऊपर वाला s हो जाएगा, ये भी s है हमारा, यहाँ तक s हो जाएगा, और यहाँ तक s हो जाएगा, ये पूरा s है, बीच में 40 है, तो ये भी हो जाएगा मेरा 40 प्लस में 2s, ठीक है। ये भी 40 प्लस में 2s, ये भी 40 प्लस में 2s। तो हमने अंदर वाला 40 है, बाहर वाले की भुजा 40 प्लस में 2s है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं, ठीक है। खेल का मैदान था, खेल मैदान, तो मैदान की भुजा 40 मीटर, ठीक है। और बाहर जो हमारा पथ है, जो रोड है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है? चलने के लिए मैदान के चारों ओर s मीटर चौड़ाई का एक रास्ता बना हुआ है। रास्ता की भुजा, अब रास्ते की भुजा कितनी हो जाएगी हमारी? 40 प्लस में 2s, ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अब ये कहता है कि s के पदों में उस रास्ते का क्षेत्रफल बताना, तो रास्ते का क्षेत्रफल बताना है बच्चे। अब रास्ते का क्षेत्रफल के लिए देखो, ये रास्ता है मेरा, जो मैंने येलो शेड कर दिया है, ये मेरा रास्ता है, ठीक है, ये मेरा रास्ता है। अब ये रास्ते का क्षेत्रफल मुझे बताना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं इस पूरे में से, पूरे के क्षेत्रफल में से अंदर वाले क्षेत्रफल को माइनस कर दूंगा। मतलब अगर मैं पूरे में से इसको माइनस कर दूंगा तो मेरा ये बच जाएगा। तो समझ में आ गया? बड़े वाले वर्ग में से छोटे वाले वर्ग को माइनस करना है और हमारे पास रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहां पर करते हैं हम सॉल्व। रास्ते का क्षेत्रफल बराबर है, तो हमें क्या करना है, हम नाम दे देते हैं इसका, अंदर वाला है हमारा A B C D, इसको नाम देते हैं हम W X Y Z। W X Y Z मतलब बड़ा वाला जो W X Y Z है, तो हम लिख देंगे
डब्ल्यू एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल माइनस है, अंदर वाले का नाम है एबीसीडी, तो एबीसीडी को माइनस कर देंगे, एबीसीडी का क्षेत्रफल। अब देखो बड़े वाले का जो क्षेत्रफल, ये वर्ग है ना भाई, अगर ये वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा या भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर होता है। तो हमें भुजा का स्क्वायर लगेगा, सबसे पहले डब्ल्यू एक्स वाई जेड का स्क्वायर लगेगा। डब्ल्यू एक्स वाई जेड का स्क्वायर जो भुजा है वो है 40 प्लस में 2s, तो 40 प्लस में 2s का स्क्वायर हो जाएगा। ये याद रखना s है, 25 नहीं है ये, ठीक है। माइनस कर देंगे हम एबीसीडी का, तो एबीसीडी की जो भुजा है वो 40 है, 40 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके अंदर तो फॉर्मूला लगेगा हमारा a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, b हमारा 2s है, माइनस में 40 का स्क्वायर होता है 4 चौक 16 डबल जीरो, ठीक है। तो यहां पर भी आ जाएगा 4 चौक 16 डबल जीरो प्लस में 2 दूनी 4 और 4 चौक 16 160s प्लस में 2 दूनी 4 s स्क्वायर माइनस का 1600, 1600 से 1600 कट गया, दिख रहा है आपको 1600 और ये 1600 कट गए, बच गए हमारे पास 0s माइनस में 4s स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर देखो ये s में आंसर आ रहा है, यही हमारा एरिया का क्षेत्रफल है, ये हमारा एरिया का क्षेत्रफल आ गया, मतलब रास्ते का क्षेत्रफल आ गया। और सवाल में अगर आप ध्यान दोगे तो रास्ते का क्षेत्रफल व्यंजक ज्ञात कीजिए। व्यंजक का मतलब क्या होता है, एक्स वाई जेड में आंसर आना चाहिए, एक्सप्रेशन बताता है, व्यंजक का मतलब एक्सप्रेशन होता है, तो एक्सप्रेशन जो है वो एक्स वाई जेड में ही होना चाहिए। तो हमारे पास एस था, एस में हमारा आंसर आ गया, ठीक है, हमने बता दिया रास्ते का क्षेत्रफल। अब हम करेंगे नेक्स्ट में हमारे पास है यदि किसी संख्या और उसका व्युत्क्रम। देखो व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, व्युत्क्रम का मतलब होता है रेसिप्रोकल। अगर कोई मेरे पास 3 है तो 3 का रेसिप्रोकल होता है 1/3, अगर 5 है तो 5 का रेसिप्रोकल होता है 1/5, और अगर 1/5 है तो इसका रेसिप्रोकल होता है 5/1, जो कि 5 ही होता है क्योंकि नीचे 1 लिखते नहीं है। तो 5 का रेसिप्रोकल 1/5 और 1/5 का रेसिप्रोकल 5। इसी तरीके से x का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/x। तो ये अक्की बाबा कॉन्सेप्ट, छोटी छोटी जो चीजें होती है ना वो आपको याद रखनी होती है, ठीक है। तो अक्की बाबा कॉन्सेप्ट के थ्रू आपको मैं सिखाता रहता हूँ छोटी छोटी चीजें। अब यहाँ पर क्या है कि यदि किसी संख्या और उसका विस्तार, संख्या पता है, संख्या नहीं पता, तो माना संख्या x, तो संख्या का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x। अब कह रहा है कि संख्या और संख्या के व्युत्क्रम का योग 10/3 है, मतलब इसका और इसका योग। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि दोनों का योग हमारा 10/3 है, ठीक है। दोनों का योग कर दिया हमने। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये इधर चला जाएगा x स्क्वायर प्लस में 1, x स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 1 बटे में आ जाएगा x इक्वल टू 10/3। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इधर इसको इधर करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3 को पहले इससे करेंगे फिर इससे करेंगे, तो 3 एकम 3 भी आएगा इक्वल टू 10 को इससे गुना करेंगे 10x आ जाएगा। अब 10x को इधर ले आएंगे हम, 3x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 3, 0, इसको मैं लाके बीच में रख दिया। अब इसके हमें करने फैक्टर करने के लिए क्या करेंगे, आगे का 3 पीछे का 3 दोनों गुना करेंगे 9 को तोड़ो और 10 लेकर आओ। भैया 9 एकम 9 होता है और 9 और 1 10 होता है, तो टूट गया। इसको हम माइनस का कर देंगे क्योंकि बीच में माइनस का चाहिए, 3x स्क्वायर माइनस का बीच में आ जाएगा 9, साथ में x माइनस का 1x प्लस में 3, 0, दोनों में कॉमन है 3x, 3 बार आ गया, x बार आ गया, 1x अंदर रह गया, 9 में से 3 बार आ गया तो बचा 3 3 9, x अंदर रह गया, x बार आ गया, दोनों में कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लेंगे। x जब माइनस का बाहर आता है तो साइन बदल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 3x माइनस का 1 हो जाएगा, 3x माइनस 1, और दूसरा हो जाएगा x माइनस में 3। और सवाल ने पूछा हमें x का मान बताना है। जब सवाल बोलेगा कि संख्या ज्ञात कीजिए तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होता है, आपको जो आंसर हमारा आया है ना उसको हम रख देते हैं 0 के बराबर। तो 2 आए हैं तो मैं 3x माइनस का 1 को 0 के बराबर रखूंगा, यहाँ पर x
माइनस का 3 को 0 के बराबर रखूंगा, तो यहाँ पर मेरे पास 1 जाएगा उधर, बच जाएगा 1 उधर चला गया, प्लस का हो गया, x की वैल्यू आ जाएगी 1/3। क्या आया मेरा 1/3 आ जाएगा, और यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो इसका मतलब मेरा जो आंसर है, संख्या मेरी आ जाएगी 3, और उसका व्युत्क्रम करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/3। तो दोनों आंसर आ गए मेरे पास, 3 और 1/3। एक संख्या है मतलब वो 3 है, उसका व्युत्क्रम 1/3 है। हो गया मेरा 8वां क्वेश्चन। अब हम करेंगे 9th। अब यहां पर देखो, आयताकार तालाब का क्षेत्रफल पता है। सबसे पहले तालाब का क्षेत्रफल क्या होता क्या है, आयत का क्षेत्रफल लगेगा यहाँ पे। आयत का क्षेत्रफल होता है हमारा लंबाई गुना चौड़ाई। तो हम यहां पर लिखते हैं तालाब का क्षेत्रफल। तालाब का क्षेत्रफल मेरा पता है 2x² + 7x + 3। तो अभी तक आपने जो 8th तक क्वेश्चन करते थे, वहां पर हमारे पास तालाब का क्षेत्रफल या वर्ग का क्षेत्रफल हमारे पास एक नंबर होता था, 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर और 200 सेंटीमीटर। लेकिन अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास XYZ में है। सवाल का पैटर्न सेम रहेगा, बस वैल्यू हमारी XYZ में पुट करनी है, ठीक है, जिसको कहते हैं व्यंजक। तो ये व्यंजक में दे रखा है हमें, ठीक है। तो उसकी चौड़ाई पता है हमें। तो चौड़ाई कितनी है हमारी, चौड़ाई है हमारी 2x + 1। क्या निकालना है हमें, लंबाई निकालनी है, ठीक है। तो लंबाई ज्ञात करो। तो लंबाई हमें मान लेते हैं, लंबाई को हम मान लेते हैं L। लंबाई को L मान लिया हमने, ठीक है। अब तालाब का क्षेत्रफल हमारे पास पता है। तालाब का क्षेत्रफल हमें पता है, क्या है 7x + 3, ठीक है। 2x² + 7x + 3 है। अब क्या करेंगे, तालाब का क्षेत्रफल वैसे होता क्या है, हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लंबाई गुना चौड़ाई। इसकी वैल्यू हो जाएगी 2x² + 7x + 3, ठीक है। फिर वैल्यू पुट करनी है। अब लंबाई की वैल्यू भी मुझे पता है, मतलब मुझे चौड़ाई पता है, चौड़ाई की जगह और लंबाई को मैंने मान लिया L, मल्टीप्लाई चौड़ाई मुझे पता है 2x + 1, 2x + 1। इसके कर दो फैक्टर, ठीक है। फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने के लिए क्या करेंगे, 2 तिया 6, 6 के टुकड़े करेंगे, लाना है हमें 7। तो 6 एकम 6 होता है, दोनों को जोड़ देंगे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x² प्लस का 6x, साथ में x आएगा, प्लस का 1x + 3, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, L मल्टीप्लाई 2x + 1 है, इसके मुझे कॉमन लेने हैं। दोनों में कॉमन मुझे मिल रहा है 2x, यहाँ बच जाएगा x, और यहाँ पर 2 तिया 6 3 बच जाएगा, x बाहर आ चुका है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आएगा, x प्लस में यहाँ पर आ जाएगा 3, ठीक है। तो यहाँ पर मैं L को यहीं रखूंगा आपकी बात, और मैं ऊपर तो मेरा आ जाएगा ये 2x + 1 है, दूसरा है x + 3। अब यहां पर जो ये था ये चला जाएगा नीचे, 2x + 1, ये पूरा कट गया, बच गया मेरे पास L। क्या बच गया, L बच गया। L कितना है मेरे पास, x + 3। तो L मेरा क्या था, लंबाई थी। तो लंबाई मेरी हो जाएगी, लंबाई मेरी हो जाएगी x + 3। याद रखना लंबाई भी मेरा x में ही आया है, ठीक है। तो हमने लंबाई निकाल ली, और यहां पर जो हाथ से लिखा हुआ है इग्नोर करो इसको, हमें अपनी वैल्यू से मतलब है, ठीक है। समझ में आ गया, रिपीट करके करना, 12 बार करना पड़ेगा, समझ में नहीं आया तो रिपीट करो, दोबारा करो। फैक्टर करना तुम्हें आना चाहिए, बिना फैक्टर के सवाल नहीं हो सकते, ठीक है। तो अब हम करेंगे 10th क्वेश्चन। तो 10th क्वेश्चन में क्या कहता है, यदि x - 2 तथा x - 1/2 दोनों px² + 5x + r के गुणनखंड है, तो सिद्ध कीजिए कि p बराबर है r, मतलब p और r को बराबर करना है, पहले तो ये याद रखो आपको। और यहां पर देखो ये कह रखा है कि x - 2 और x - 1/2 इसका गुणनखंड है, मतलब किसका गुणनखंड है, px² + 5x + r का गुणनखंड है, ठीक है। तो जो गुणनखंड होते हैं उसका मतलब क्या होता है,
मतलब ये कि यहां से जो x का मान आएगा और यहां से जो x का मान आएगा, जब मैं ये मान यहाँ पर x की जगह पे रखूंगा तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, जब भी कोई गुणनखंड होता है तो वहां से जो x का मान आता है, देखो x का मान यहाँ पर क्या आएगा 0, यहाँ पर x का मान क्या आएगा इक्वल टू 0, यहाँ पर x का मान आ गया मेरा 2 को उधर भेजूंगा तो आ गया 2, यहां से x का मान निकालूंगा तो ये आ जाएगा प्लस का 1/2। अगर इन दोनों वैल्यू को मैं यहां पे रखूं, ठीक है, यहां पर मैं रखता हूं p, x का मान रखता हूं मैं पहले 2, मतलब क्या रख रहा हूं मैं x इक्वल टू, जब यहां पे लिख देता हूं मैं, जब x बराबर 2 होगा तो p 2 का स्क्वायर प्लस में 5 2 प्लस में r इक्वल टू 0 हो जाएगा। मतलब जैसे ही मैं x का मान रखूंगा इसके बराबर में 0 रख दूंगा। तो गुणनखंड जो होता है वो हमेशा इसका शून्यक होता है। क्या होता है? शून्यक। मतलब इसके गुणनखंड से जो x का मान आएगा यहाँ पर वैल्यू पुट करते ही वो शून्य के बराबर हो जाता है। Every factors of the equation is always a zero of the given factor, a given equation। सभी गुणनखंड किसी भी, मतलब कोई भी गुणनखंड समीकरण का शून्यक होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 p प्लस 10 प्लस में r इक्वल टू 0। यहाँ पर मेरे पास 4p प्लस में 10 को मैं उधर भेज दूंगा तो बच जाएगा मेरे पास माइनस का 10, और r को मैं उधर भेज दूंगा तो ये माइनस का 10 माइनस का 4p आ जाएगा। इसको मान लूंगा मैं समीकरण 1। ठीक है, अब सेम चीज जब मेरे पास x इक्वल टू -2 होगा तो यहाँ पर मैं x की जगह पे क्या रखूंगा, आपकी बार 1/2 रखूंगा प्लस 5 1/2 प्लस r इक्वल टू 0 हो जाएगा ये भी। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा p बटे में 2 दूनी 4, एक का स्क्वायर तो एक ही होता है, एक को p से मल्टीप्लाई कर दिया p आएगा, प्लस 5/10 प्लस में r इक्वल टू 0। अब यहाँ पर मेरे पास p बटे में 4 प्लस में r इक्वल टू 5/2 माइनस का, इसको मान लेंगे हम समीकरण 2। ठीक है, तो समीकरण 1 बन गया, समीकरण 2 बन गया। अब इस समीकरण r का जो मान है, अब यहां पर हम लिखेंगे r का मान समीकरण r का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो r का मान ये है, समीकरण 2 ये है। अब समीकरण 2 है हमारा p बटे में 4 प्लस r इक्वल टू माइनस का 5/2। अब यहाँ पर मैं r का मान रखूंगा तो क्या हो जाएगा, r का मान ये पूरा है बच्चे, तो r की जगह पे पूरे को रखना है तो प्लस माइनस माइनस फिर 10 माइनस का 4p इक्वल टू माइनस का 5/2, p बटे में 4 माइनस का 4p, p वाले को एक तरफ रख दिया और 10 को उधर भेज देंगे हम, माइनस का 5/2 और ये प्लस का 10 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 चौक 16, 16 को p में माइनस कर देंगे। कैसे किया ध्यान दो, 4 को इससे मल्टीप्लाई करो, इधर माइनस कर दो, 4 चौक 16, 16 को इसमें माइनस कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा, इसको भी इधर माइनस का 5 2 दामा 20 और 20 को इसमें जोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, 16p में से 1p जाएगा तो बचेगा 15p माइनस का बटे में 4 इक्वल टू 20 में से 5 जाएगा तो आ जाएगा 15 बटे में 2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, p का मान निकालेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 15 दूनी 30 माइनस का 15 चौके 60, 60 बटे में आ गया 30 और ये माइनस का भी 7 आएगा, कट जाएगा 2, p का मान आ गया मेरे पास माइनस का 2। ठीक है, p का मान आ गया, मुझे p इक्वल टू r करना है, ये बात याद रखना। अब p का मान मेरे पास 2 आया। ठीक है, अब p का मान क्या करेंगे हम, p का मान जो आया है मेरे पास, इस p के मान को हम पुट करेंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या है मेरे पास, r इक्वल टू 10p माइनस का 4p, तो यहां पे लिख देते हैं पहले p का मान, हमें r का मान निकालना है तो हम p का मान समीकरण 1 में रखेंगे। p का मान
रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पर आर की वैल्यू क्या थी मेरा, फिर से देख लो, आर इक्वल टू माइनस का 10 माइनस का 4p, आर इक्वल टू माइनस का 10 माइनस का 4p। ठीक है, p का मान मेरे पास आ चुका है कितना, 2 आ गया है, तो इस p के मान को मैं पुट कर दूंगा यहाँ पे, माइनस का 2 आया है, माइनस का 10 माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8, और r का मान आ गया माइनस का 2। तो r की वैल्यू आई माइनस का 2, p की वैल्यू आई माइनस का 2, तो इसका मतलब r बराबर है p। प्रूव्ड, सिंपल। ठीक है, तो सॉल्व कैसे किया है, सबसे पहले हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है, यहां पर हमने समीकरण 1 समीकरण 2 बनाया, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर हमने इसको सॉल्व किया। ठीक है, ये हो गया r इक्वल टू p, खत्म। अब करेंगे हम सेकंड क्वेश्चन, अब करेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में क्या है हमारे पास है, a प्लस बी प्लस सी तथा ए बी प्लस में बी सी इक्वल टू 10। सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध क्या करना है हमें, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू माइनस का 25। मतलब इसको, इसका आंसर मुझे ये लेकर आना है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं यहां पे, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट a प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये होता है। इसको थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी, याद रखना इसको हम थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं, a का, इसको ब्रैकेट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, यहां से अगर मैं माइनस का कॉमन ले लूं तो ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए आ जाएगा। अगर तीनों में माइनस का कॉमन लूंगा तो तीनों के तीनों प्लस के हो जाएंगे, माइनस बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि मेरे पास इसकी वैल्यू तो मेरे पास ऑलरेडी है, क्या है मेरे पास, a प्लस बी प्लस सी हमारा 5 है, फिर दूसरी वैल्यू क्या है, ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए इक्वल टू 10 है। ठीक है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू भी पता है, मतलब इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू नहीं पता। अगर हमने इस पूरे जो गिवन है इन दोनों की हेल्प से अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करो, इसकी वैल्यू पुट करो, फिर इसकी वैल्यू पुट करो, और सॉल्व करके हमें माइनस का 25 वहां पर लेकर आना है। समझ में आ गया क्या है सवाल। तो इस सवाल के लिए पहले मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालना पड़ेगा। इसके लिए मैं क्या करता हूं, क्या मैं इतने में कर पाऊंगा, ठीक है, तो मेरे पास ये है, इक्वल टू 5 है, दोनों तरफ में इसका अगर स्क्वायर कर दूं, दोनों पक्षों, तो ये पक्ष होता है दायां पक्ष बायां पक्ष, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग मतलब स्क्वायर करने पर, ठीक है, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो इसका वर्ग करेंगे a प्लस बी प्लस सी का वर्ग करेंगे, और इधर भी 5 का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो इसको वर्ग करने पर मेरे पास शायद मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मिल जाएगा, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर पक्का मिलना ही है, शायद मैंने ऐसे ही बोल दिया क्योंकि सॉल्व करने के बाद आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल टू 5 पंजे 25। ठीक है, अब इसको आगे देखेंगे, इसको करेंगे हम, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, जब 2 कॉमन लेंगे तो अंदर बच जाएगा ए बी बी सी सी ए बी बी सी सी ए की वैल्यू मुझे पता है, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए इक्वल टू 25, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस में 2 ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए की वैल्यू है 10, तो यहाँ पर इस पूरे को हटाऊंगा और इसकी जगह पर रख दूंगा मैं 10 इक्वल टू 25। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर
दो पंजे 20, 20 उधर चला जाएगा, 25 माइनस में दो दामा 20, 20 उधर चला जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने इधर ही रख लिया और इसको मल्टीप्लाई करके उधर भेज दिया। अब मेरे पास आ गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर इक्वल टू 25 में से 20 गया 5। ठीक है, तो इसकी वैल्यू मेरे पास 5 आ गई है बच्चे। ठीक है, तीनों वैल्यू मेरे पास है 1, 2 और ये 3। अब इस तीनों की हेल्प से देखो हम क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है 5 है, बड़ी ब्रैकेट। फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान हमने निकाला है 5, तो यहाँ पर भी हम रख देंगे 5 माइनस ए बी प्लस सी ए बी सी प्लस सी ए का मान कितना है 10, यहाँ रख देंगे 10। ये हो जाएगा 10 में से 5 गया 5, बड़ा कौन सा है माइनस का, 5 पंजे 25 माइनस का 25। ठीक है, तो इसकी वैल्यू मुझे माइनस 25 लानी थी, इसकी वैल्यू माइनस 25 आ चुकी है, तो हम लिख देंगे प्रूव्ड। कैसा लगा, आया मजा? तो अब 9th क्लास में बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं और ये क्वेश्चन बड़े मजेदार होते हैं। मतलब आप जब 9th क्लास में इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लोगे तो 10th क्लास में आपको ऐसी ही मैथमेटिक्स मिलने वाली है दोबारा से, वो मैथमेटिक्स आपको इजी लगने वाली है। थोड़ा सा इससे थोड़ा सा इससे और कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश करेगा सवालों को, लेकिन जब आप ऐसे क्वेश्चन यहाँ करके जाते हो तो 9th क्लास आपको बड़ी आसान लगती है। वहां पर क्या होता है कि पहले से ही आपको सब कुछ आता है और आपको सिर्फ और सिर्फ पेन चलाना होता है अपनी नोटबुक में, आंसर अपने आप आते रहते हैं। लेकिन उसके लिए 9th क्लास में आपको सभी क्वेश्चंस को करके देखने पड़ेंगे और आपको सभी के सभी फॉर्मूले, सभी के सभी एक्सरसाइज अच्छी तरह से करनी पड़ेगी अगर 10th क्लास में जाके बोर्ड के एग्जाम में जाके आप एक अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो तो। ठीक है, तो एक बार में समझ में आया तो इसे रिपीट करके देखो। हम करते हैं अब नेक्स्ट कहता है हमारा व्यंजक का गुणनखंड करके जांच कीजिए कि n क्यूब माइनस में n सभी प्राकृत संख्याएं n के लिए 6 से विभाज्य है। कारण भी बताइए, तो कारण बताना है, कारण पे ध्यान देना। देखो हमारे पास n की क्यूब माइनस में n है, अब हमें बताना है कि n का मान कुछ भी रख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 50 कुछ भी रख दो, जो भी वैल्यू रखोगे यहां पर वो हमेशा 6 से डिविजिबल होगा। चेक करते हैं एक बारी। मैं n का मान रखता हूं बच्चे, n का मान रखता हूं 2, तो यहाँ पर मैं 2 का क्यूब हो जाएगा माइनस 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 2 इक्वल टू 6, 6 का डिविजुअल है। मैं n का मान रखता हूँ, मान लो मैं n का मान रख देता हूँ 7 रख देता हूँ, तो 7 का स्क्वायर क्यूब हो जाएगा, माइनस में n है तो n की जगह सिर्फ 7 आएगा, 7 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 336। अब 336 भी क्या है 6 से डिविजिबल है, मतलब 6 से विभाज्य है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है? अब कारण को समझो। देखो कारण समझाने के लिए सबसे पहले मैं सब समझाऊंगा आपको क्रमागत संख्या। क्रमागत संख्या, अब क्रमागत संख्या को इंग्लिश में कहते हैं कंजुकेटिव नंबर। अब कंजुकेटिव नंबर मतलब वो होते हैं जो लगातार आते हैं, जैसे कि 11 12 13 14 15 16 27 28 29 1 2 3 5 6 7। अब 3 क्रमागत संख्याएं कोई ले रहा हूं मैं कोई सी भी 3 क्रमागत संख्या लिखता हूं, जैसे कि मैंने लिख दिया 13 14 15। ठीक है, अब 13 14 15 को देखो, 13 14 15 आया। अब कोई सा भी नंबर ले लो, एक और नंबर ले लेता हूं मैं, कोई बड़ा नंबर लेता हूं मैं, जैसे कि 88 89 90, मतलब कोई सा भी एग्जांपल ले लो, 3 संख्याएं जो क्रमागत हो। वो तीनों संख्याओं में आप क्या देखोगे कि अगर मैं इसको डिवाइड करूं 6 से, और 6 के टुकड़े होते हैं 2 और 3, तो 2 और 3, 3 से ये कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा। ठीक है, तो 3 पंजे 15 2 सत्ते 14। इसको भी मैं अगर 2 और 3 से डिवाइड करूं, 2 और 3 से डिवाइड करने का मतलब मैं 6 से डिवाइड कर रहा हूं। अब मैं इसको 2 से डिवाइड करूं, 2 से ये कट जाएगा 44 पे, और 3 से ये कट जाएगा, ठीक है 30 पे। तो 2 और 3 से पक्का कट रहा है। 2 और 3 से कटने का कारण क्या होता है, अगर 3 क्रमागत संख्याएं हैं तो उसमें एक संख्या हमेशा ही 3 से विभाज्य होगी, क्योंकि पहली 3 संख्या 1 2 3 में 3 से विभाज्य संख्या मिलती है, अगली 3 संख्या 4 5 6 में फिर एक संख्या 3 से विभाज्य मिलेगी, अगली संख्या में 7 8 9 फिर से एक संख्या और 3 से विभाज्य मिलेगी। तो हमेशा जब 3 संख्याएं होंगी और क्रमागत होंगी तो उसमें एक संख्या जरूर हमारी
3 से विभाज्य होगी। और दूसरी बात, हमेशा जब ये 3 क्रमांक संख्या लेंगे तो उसमें एटलीस्ट कम से कम एक संख्या तो जरूर इवन होगी। इसमें जैसे 2 है तो एक संख्या तो जरूर सम संख्या होगी, मतलब सम संख्या जरूर होगी उसके अंदर एक, ठीक है। इसमें ये सम संख्या है, इसके अंदर ये सम संख्या है, इसमें ये सम संख्या है। और सम संख्या जो होती है, जो इवन नंबर होता है, वो हमेशा ही 2 से विभाज्य होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 संख्याओं में हमेशा एक सम संख्या होगी जो 2 से विभाज्य होगी और एक 3 से विभाज्य संख्या कंपल्सरी है कि आनी ही है, ठीक है। इसलिए ये 6 से विभाज्य होगी। ये तो हो गया अक्सर कॉन्सेप्ट के थ्रू आपको समझाने का तरीका, ठीक है। अब यहां पर देखो, मैंने यहां पर आपको क्रमागत संख्या ही क्यों समझाई। क्रमागत संख्या मैंने इसलिए समझाई आपको, ध्यान दो। मेरे पास जो सवाल है वो ये है कि ये संख्या हमेशा ही 6 से विभाज्य होगी, ठीक है। तो हमेशा ही 6 से विभाज्य होगी। अब 6 से विभाज्य के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले n³ माइनस में n लिखूंगा। 3 क्रमागत संख्या क्यों समझाया मैंने वो बता रहा हूं मैं आपको। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो n कॉमन आ जाएगा, n², यहां बचेगा n², यहां से n बाहर आ गया तो बच गया 1। अब यहां पर देखो n², पहले हमारा n है, फिर हमारा n² है। क्या मैं 1 को स्क्वायर नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। जब मैं 1 का स्क्वायर करूंगा तो यहां पर हो जाएगा एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। यहां पर हमने फॉर्मूला लगाया है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर जब होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है तो एक बार प्लस में होता है और एक बार माइनस में होता है। तो एक बार प्लस में का माइनस में आ गया। अगर मैं इस n को बीच में रख दूं, मतलब पहले मैं लिख देता हूं n-1, फिर रख देता हूं मैं n, फिर रख देता हूं मैं n+1। अब देखो यहाँ पे अगर n मेरे पास 2 है तो एक यहाँ पर एक कम हो जाएगा, यहाँ पर एक बढ़ जाएगा 3। तो ये हमेशा क्रमागत संख्या बनेगी। तो अगर मैं कोई और वैल्यू रख देता हूँ, जैसे कि मैं बीच में 14 रखता हूँ, ये मेरे पास हो जाएगा 14, ये एक ज्यादा हो जाएगा 15 और ये एक कम हो जाएगा 13। तो हमेशा ही मेरे पास 3 क्रमागत संख्या ही आनी है। तो 3 क्रमागत संख्या जब आएंगी तो मैं क्या लिखूंगा, मैं यहीं पर लिखता हूं, ठीक है। आपको सिर्फ ये जो येलो वाला पेन जो है मैंने जो यूज किया है, सिर्फ आपको इतना ही लिखना है। ये तो आपको सिर्फ एक समझाने के लिए मैंने बताया है, ठीक है। ये भी समझाने के लिए बताया है। आपका सॉल्यूशन सिर्फ ये येलो पेन वाला है, ठीक है। n³ माइनस n का गुणनखंड करने पर 3 क्रमागत संख्या मिलती है। कंफर्म है हमें 3 क्रमागत संख्या ही मिलेंगी। तो हम क्या लिखेंगे, तो पहली कंडीशन जो होगी वो 6 से विभाज्य क्यों होगी, ठीक है। इसलिए 6 से विभाज्य होगी। देखो तीनों संख्याओं में एक संख्या सम होगी, इसलिए वो 2 से विभाज्य होगी, लिख देते हैं, ठीक है। 2 से विभाज्य होगी और होगी। अब दूसरी लाइन क्या है, तीनों क्रमागत संख्या में एक संख्या जरूर होगी जो 3 से विभाज्य होगी, क्योंकि कोई भी 3 संख्याओं में एक संख्या 3 से विभाज्य होती है। ये एक कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है। इसलिए जब कोई भी संख्या 2 से विभाज्य हो रही है और 3 से विभाज्य हो रही है तो वो अवश्य ही 6 से विभाज्य होंगी, ठीक है। 6 से विभाज्य होंगी। तो इस सवाल के लिए आपको कॉन्सेप्ट समझ के आंसर कुछ इस प्रकार से देना है। तो ये जो 2 मैंने लाइनें लिखी हैं, ये 2 लाइनें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए 6 से विभाज्य होंगे लिख देना, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है ये भी। और आपके 9th क्लास में अब इस तरह के क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको ज्यादा से ज्यादा समझना है, जिससे कि भविष्य में आसानी हो आपको सवाल करने में। अब हम करते हैं 13th क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखो बच्चे, यहाँ पर मेरे पास बड़े ही मजेदार क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करना है। अब तो सोचो किसका मान ज्ञात करना है, हमें इसका मान ज्ञात करना है। और हमें ये चीज गिवन है, मतलब इसकी सहायता से ये निकालना है। क्या कहा मैंने, इसकी हेल्प से इसे निकालना है, ठीक है। तो कंफ्यूज ना करते हुए सबसे पहले तो इसको उठा लो। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा हूं मैं, x + y = -4। अब जो निकालना है हमें, जो फाइंड करना है, वहां पर देखो, वहां पर क्यूब है, क्यूब दिख गया। और यहां पर अगर मैं दोनों पक्षों में क्यूब कर दूं, दोनों साइड अगर मैं क्यूब कर दूं तो इसका आंसर आ सकता है। तो इसको मैं दोनों तरफ क्यूब करता हूं, ठीक है। तो क्यूब करने के लिए क्या करेंगे, x + y का क्यूब -4 का क्यूब। इसका क्यूब क्या होता है, इसका क्यूब होता है बच्चे a का क्यूब प्लस b का क्यूब -3a का स्क्वायर b, प्लस में सारे प्लस में होंगे, प्लस 3a। a क्या है मेरा x और b का स्क्वायर तो y का
स्क्वायर इक्वल टू 4 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 64, 4 चौक 16, 16 चौके 64 माइनस का आएगा। जब क्यूब मतलब जब हमें पावर अगर मेरे पास ओड हो 1 3 5 4 1 3 5 7 तो वो माइनस में ही आता है, आपको याद होगा। अब यहाँ पर देखेंगे क्या करेंगे, एक्स का क्यूब प्लस ये मेरा वाई है, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है। इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है मुझे 3 कॉमन मिल रहा है, एक्स कॉमन मिल रहा है और वाई कॉमन मिल रहा है। यहाँ से 3 बार आ गया, वाई बार आ गया, एक एक्स बार आ गया तो एक एक्स अंदर बच जाएगा। यहाँ से 3 बार आ गया, एक्स बार आ गया, वाई बार आ गया तो एक वाई अंदर बच जाएगा क्योंकि वाई का स्क्वायर है माइनस का 64। ठीक है, अब ये आ गया मेरा 64। यहाँ पर देखो एक्स प्लस वाई की वैल्यू मुझे पता है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू पता है -4, तो मैं क्या करूंगा एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस 3xy यहाँ पर रख दूंगा माइनस की वैल्यू, मतलब x प्लस वाई की वैल्यू -4 रख दूंगा, माइनस का 64। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास है x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3xy, अब ये 3xy है तो माइनस प्लस इसको मल्टीप्लाई करना है, 3 चौक 12 माइनस प्लस माइनस, तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा माइनस का 12 3 चौक 12 xy आ गया इक्वल टू में 64 था माइनस का 64। अब माइनस का 64 को इधर ले आओ, ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, यहां बच गया 0। अब सोचो इस पूरे की वैल्यू तो निकालनी थी हमें, x का क्यूब y का क्यूब -12xy प्लस का 64, इसका मान क्या आया 0 आया, तो इसका आंसर है 0। ठीक है, आगे इसका आंसर इसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे, ध्यान देंगे इधर। पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं अच्छे से। यहां पर मेरे पास है, अब मैं जो गिवन है पहले वो लिख लिया मैंने, x इक्वल टू वाई प्लस का 6। ठीक है, ये हमें गिवन है और निकालना क्या है वो लिख देता हूं मैं यहाँ पे, x का क्यूब माइनस 8y का क्यूब माइनस 36xy माइनस का 216, ये निकालना है हमें। ठीक है, कुछ ऐसा। अब यहां पर देखो इसके अंदर मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं इसको ले आता हूं पहले, तो x माइनस में 2y इक्वल टू बच जाएगा यहाँ पे 6। अब दोनों तरफ में मुझे क्यूब करना है, क्यूब चाहिए तो दोनों तरफ में क्या कर दूं, क्यूब कर दूंगा। दोनों पक्षों का घन करने पर, घन का मतलब होता है क्यूब करने पर, तो x माइनस में 2y का क्यूब फिर यहां पर 6 का क्यूब, इसका फॉर्मूला लगाएंगे a का क्यूब माइनस b का क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर b प्लस माइनस है तो माइनस का माइनस 3a और b का क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 6 6 36 36 6 216, मतलब 6 का क्यूब 216 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास x का क्यूब माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8, y का क्यूब 2 का क्यूब 8 होता है प्लस 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर y। ठीक है, 3 दूनी 6 एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर पहले 2 का क्यूब करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर होता है यहाँ पे 2 का स्क्वायर होता है 4 4 तिया 12x और ये y का स्क्वायर हो जाएगा, ध्यान देना y का स्क्वायर है इक्वल टू 216। ठीक है, कुछ कॉमन मिल रहा है तो कॉमन ले लो, हमें इसका आंसर निकालना है। ठीक है, तो कॉमन लेते हैं हम, यहाँ पे कॉमन हम लेंगे, यहाँ पे 6x और y कॉमन आ रहा है इन दोनों में, 6 दूनी 12 होता है, 6 कॉमन आ गया, यहाँ से 6 बार आ गया, एक x बार आ गया, एक x अंदर बच गया, y बाहर आ चुका है, माइनस 6 दूनी 12 x बाहर आ गया, एक y बाहर आ गया तो एक y अंदर बच गया। ठीक है, इक्वल टू में है 216। अब हमारे पास है x का क्यूब माइनस 8y का क्यूब प्लस 6xy, इस पूरे की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी गिवन है, ध्यान दो, x माइनस 2y x माइनस 2y, इसकी वैल्यू 6 है तो इस पूरे को हटाओ और यहाँ पर 6 रख दो, 216। x का क्यूब माइनस 8y का क्यूब प्लस 6 6 36xy, इसको इधर ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा ये 216 और यहाँ बच जाएगा 0। चेक करो क्या हमें सेम ऐसा ही बनाना था, x का क्यूब 8y का क्यूब 8y का क्यूब 36xy माइनस का 216 मतलब इक्वल टू 0 आ गया, तो इस पूरे की वैल्यू क्या है 0। ठीक है, तो इस तरीके से हमने निकाल लिया है आंसर और हमने कर दिया है पूरे का पूरा चैप्टर समाप्त।